Hello friends, I am Parveen Shah. I want to discuss with you about ash handling system. Our index is introduction. Why ash handling system is required in thermal power plant? Composition of ash. What are the type of ash in thermal power plants? Ash collection rate from various location. Major equipments. System overview of water system. Wet ash handling system. Dry ash handling system. Shallow unloading system and SCHD system. Why ash handling system is required in thermal power plant? In thermal power plant, coal is generally used as a fuel and hence the ash is produced as the byproduct of combustion. जनरली थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोयले को बॉयलर के फर्नेस में जलाते हैं तो ऐश प्रोड्यूस होता है और यह ऐश टोटल कोल कंजप्शन का 30 से 40% तक होती है। इसलिए इस ऐश को डिस्पोज करने के लिए ऐश हैंडलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। कंपोजिशन ऑफ ऐश। ऐश में क्या क्या कंपोनेंट होता है? ऐश में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है 20 से 60% तक, एल्युमिनियम ऑक्साइड 5 से 35%, आयरन ऑक्साइड 10 से 40%, कैल्शियम ऑक्साइड 1 से 12% और लॉस ऑफ इग्निशन 0 से 15% तक होता है। ये बिटुमिनस और बिटुमिनस लिग्नाइट में कितना एक परसेंटेज होता है रेंज दिया हुआ है, देख सकते हैं। व्हाट आर दी टाइप ऑफ ऐश इन थर्मल पावर प्लांट्स? बेसिकली 2 टाइप की ऐश होती है, बॉटम ऐश, फ्लाई ऐश। बॉटम ऐश बॉयलर के फर्नेस के नीचे बॉटम ऐश हॉपर बना होता है। यह ऐश बॉयलर के फर्नेस से डायरेक्टली इस हॉपर में आके कलेक्ट होती है। यह ऐश टोटल ऐश का 10 से 20% तक होती है। फ्लाई ऐश ESP हॉपर, एयर प्री हीटर हॉपर्स, इकोनोमाइजर हॉपर से कलेक्ट करते हैं। यह ऐश टोटल ऐश का 70 से 90% तक होती है। ऐश कलेक्शन फ्रॉम वेरियस लोकेशन। जब पुलवेराइज्ड कोल फर्नेस में जलता है तो जो ऐश प्रोड्यूस होता है उसमें 10 से 20% बाई ग्रेविटी डायरेक्ट बॉटम ऐश हॉपर में आके कलेक्ट होता है। उसके बाद फ्लू गैस पाथ से होते हुए ऐश इकोनोमाइजर में 1 से 5% तक कलेक्ट होता है। APH हॉपर में 1 से 5% तक कलेक्ट होता है और ESP हॉपर में 70 से 90% तक कलेक्ट होता है, क्योंकि ESP एक डस्ट कलेक्शन डिवाइस होती है। उसका जो क्लीन एयर होती है इस टैग से बाहर चली जाती है। ऐश जनरेशन रेट। अगर कोयले की क्वालिटी बहुत ख़राब है और कोयले में ऐश परसेंटेज 45% है तो टोटल ऐश जनरेशन होगा 60.82 TPH। अगर बॉटम ऐश 20% कंसीडर करें तो 12.16 TPH। इको ऐश 5% अगर है तो 3.04 TPH। APH में अगर 5% ऐसा आ रहा है तो 3.04 TPH। ESP हॉपर में अगर इनको काउंट करें 20, 5, 25, 5, 30, तो अगर 70% आता है तो लगभग 40-42 TPH होगा। लेकिन अगर 90% तक ऐसा आ रहा है, अगर इधर कलेक्शन कम हो रहा है, पूरा ही ऐसे इधर ESP में 90% तक आ रहा है तो 54.74 TPH ऐश कलेक्शन होगा। ये हमारे मेजर इक्विपमेंट्स हैं। कन्वेइंग एयर कंप्रेसर, इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर, साइलो फ्लूइडाइजिंग ब्लोअर, HP वाटर पंप, LP वाटर पंप, SCHD वाटर पंप, इको वाटर पंप, बॉटम ऐश ओवरफ्लो पंप, सील वाटर पंप, ऐश स्लरी पंप और स्लज पंप। अब बात करते हैं वाटर सिस्टम के बारे में। बॉटम ऐश लो प्रेशर वाटर सिस्टम। बॉटम ऐश लो प्रेशर वाटर सिस्टम के लिए 5 LP पंप दिए हुए हैं। LP वाटर यूज करते हैं फॉर सील ट्रफ मेकअप करने के लिए, बॉटम ऐश हॉपर मेकअप करने के लिए, रिफ्लेक्टिव कूलिंग करने के लिए, इको हॉपर ऐश कन्वेइंग करने के लिए, फ्लाई ऐश कंडीशनर वाटर स्प्रे के लिए, शैलो एरिया डस्ट सेपरेशन सिस्टम के लिए, बॉटम ऐश हाई प्रेशर वाटर सिस्टम के लिए 3 HP वाटर पंप दिया हुआ है। HP वाटर का पानी यूज करते हैं बॉटम ऐश हॉपर फ्लशिंग करने के लिए, सील ट्रफ हॉपर फ्लशिंग करने के लिए, जेट पंप बॉटम ऐश डीसिंग करने के लिए, स्लरी सम फ्लशिंग करने के लिए। मतलब कि जहाँ पे भी हॉपर का या कि सम का फ्लशिंग करना है वहाँ पे HP वाटर यूज करते हैं और बॉटम ऐश डीसिंग के लिए HP वाटर यूज करते हैं। सील वाटर सिस्टम। सील वाटर सिस्टम के लिए सील वाटर पंप दिया हुआ है। सील वाटर पंप का पानी सारा जितना भी पंप हैं ग्लैंड सीलिंग के लिए जाता है और क्लिंकर ग्राइंडर्स के लिए जाता है, क्लिंकर ग्राइंडर ग्लैंड सीलिंग के लिए। अब बात करते हैं बॉटम ऐश हैंडलिंग सिस्टम के बारे में। बॉटम ऐश हैंडलिंग सिस्टम बेसिकली 2 टाइप से कर सकते हैं, बेड टाइप, ड्राई टाइप। बेड टाइप में भी कंटिन्यूअस टाइप से कर सकते हैं, कंटिन्यूअस स्क्रैपर चैन कन्वेयर के थ्रू या स्क्रू कन्वेयर के थ्रू। और बेड टाइप इंटरमिटेंट टाइप
जेट पंपिंग सिस्टम के थ्रू। तो हमारा जो बॉटम में सिस्टम है वेट टाइप इंटरमिटेंट जेट पंपिंग सिस्टम है, तो हम लोग इसी के बारे में आगे बात करेंगे। दूसरा ड्राई टाइप का भी होता है, इसमें न्यूमेटिक सिस्टम्स होता है और स्क्रैपर चैन कन्वेयर होता है। बॉटम में डब्ल्यू टाइप का वाटर इम्पाउंडेड होता है बॉटम में सपर, जिसमें कि डायरेक्टली एस बॉयलर के फर्नेस से आके कलेक्ट होता है। इसका हॉपर कन्वेइंग करने के लिए जेट पंप लगे होते हैं, जिसके थ्रू स्लरी सम्प में जाती है, जहां से स्लरी पंप के थ्रू ऐश डाइक भेजते हैं। बॉटम हॉपर और बॉयलर को कनेक्ट करने के लिए सील ट्रफ लगा होता है। सील ट्रफ में वाटर फील्ड करते हैं, फील्ड करके रखते हैं ताकि बॉयलर के जो बाहर का एयर है बॉयलर के अंदर इंग्रेस ना कर सके। ये हमारा बॉटम में सेलिंग सिस्टम का स्पेसिफिकेशन है। मेक है मेकावर बीके का। टाइप ऑफ बॉटम में पर डब्ल्यू टाइप का है, जैसा पहले ही बताया। टाइप ऑफ बॉटम में सिस्टम जेट पंपिंग सिस्टम है। बॉटम में पर वाटर वॉल्यूम 200 मीटर क्यूब है और अगर आइस वॉल्यूम हमारा 187 मीटर क्यूब का है। आइस जनरेशन मैक्सिमम इन ईच यूनिट 15.2 TPH, 12.16 बॉटम एस प्लस 3.04 इको एस। टोटल क्लिंकर गैंड्स कितने हैं? 4। जेट पंप है 4 और एक जेट पंप की कैपेसिटी कितनी है? 75 TPH। हाई प्रेशर एचपी वाटर प्रेशर कितना रखना है? 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बॉटम एस ओवरफ्लो रेट कितना है? 114 मीटर क्यूब पर हावर। टेम्परेचर ऑफ बॉटम एस 1050 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर टेम्परेचर मेंटेन इट बॉटम एस पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा बॉटम एस सिस्टम का अरेंजमेंट है। देख सकते हैं क्लिंकर ग्राइंडर है, ये फीड गेट असेंबली है। फीड गेट की असेंबली में ही एक वेंट लाइन लगी रहती है जो कि बॉटम हॉपर के टॉप में जाके कनेक्ट रहती है। यहाँ पे जैसे 2 क्लिंकर ग्राइंडर देख सकते हैं, इसी के हम बैक साइड में बाकी 2 क्लिंकर ग्राइंडर हैं। टोटल 4 क्लिंकर ग्राइंडर हैं। ये एचपी स्टेशन है, एचपी वाटर के लिए एचपी स्टेशन दिया हुआ है। यहाँ पे न्यूमेटिक वाल्व है। ये मैनुअल एचपी वाल्व है। इसके आगे प्लेट वाल्व है। इधर से जब डीसिंग करते हैं तो यहाँ पे जेट पंप लगा होता है। जेट पंप के थ्रू स्लरी सब में चली जाती है। हापर को फ्लशिंग करने के लिए टोटल 16 फ्लशिंग नोजल्स दिए हुए हैं। इस एलिवेशन पे रहता है, इस एलिवेशन पे रहता है। यहाँ पे अंदर में एक एलिवेशन में ही है, इधर यहाँ इस एलिवेशन में रहता है, इस एलिवेशन में रहता है। ये सील ट्रप है। ये सील ट्रप का ओवरफ्लो लाइन है। ये ड्रेन लाइन है। ड्रेन लाइन नॉर्मल रनिंग टाइम में बंद रहता है। ये सील ट्रप का मेकअप वाल है। ये सील ट्रप फ्लशिंग वाल है जो कि एचपी वाटर से पानी जा रहा है सील ट्रप की फ्लशिंग करने के लिए। एलपी वाटर से पानी जा रहा है रेफ्रेक्टिव कूलिंग के लिए। ये रेफ्रेक्टिव कूलिंग की लाइन है। ये एलपी लाइन से जा रहा है सील बॉटम में सापर के मेकअप करने के लिए। दोनों पास के लिए एक मेकअप वॉल दिया हुआ है। बॉटम में डीसिंग के बाद हम लोग को इसी वॉल को ओपन करके बॉटम में सापर का मेकअप करते हैं। एक क्लिंकर ग्राइंडर का सीलिंग करने के लिए सील स्टेशन है। सील वाटर लाइन आ रही है सील वाटर पंप से। ये हमारा जेट पंप है जो कि वेंचुरी इफेक्ट पे काम करता है। ये हमारा बॉटम एस हैंडलिंग सिस्टम का स्काडा का पेज है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 इको हॉपर दिखाया हुआ है। इको हॉपर का भी जब कन्वेइंग होता है तो बॉटम एस हॉपर में आके कलेक्ट होता है। इको हॉपर कन्वेइंग करने के लिए इको वाटर पंप लगा हुआ है। ये 4 क्लिंकर ग्राइंडर हैं। आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, चारों के लिए फीड गेट दिया हुआ है पावर सिलेंडर ऑपरेटेड। फीड गेट के ओपन क्लोज लिमिट दिया हुआ है। अभी जैसे क्लोज है तो क्लोज लिमिट दिखा रहा है, ओपन होता तो यहाँ ओपन लिमिट आता। चारों फीड गेट के जैसे अभी क्लोज है तो क्लोज लिमिट आ रही है। ये बॉटम एस ओवरफ्लो टैंक है। ये बॉटम एस ओवरफ्लो पंप है। बॉटम एस ओवरफ्लो पंप
जो भी बॉटम में सापर का जैसे इको की कन्विंग होती रहती है तो बॉटम में सापर में पानी आता रहता है, तो कंटिन्यू इसका ओवरफ्लो होता रहता है बॉटम में सापर का। तो ये पानी और सील ट्रैप का भी कंटिन्यूस ओवरफ्लो करा के रखते हैं। तो इसमें जो पानी आता रहता है उसको ये ओवरफ्लो पंप के थ्रू ट्यूब सेटलर में भेज देते हैं, जहाँ पे ट्यूब सेटलर में क्लैरिफिकेशन होता है वाटर का, और जो फ्रेश वाटर होता है वो ऐश वाटर टैंक में चला जाता है। क्लिंकर ग्राइंडर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे परमिसिव दिखा रहा है। जैसे क्लिंकर ग्राइंडर स्टार्ट करने के लिए सील वाटर प्रेशर ओके होना चाहिए, एचपी वाटर प्रेशर ओके होना चाहिए, डिस्चार्ज प्लेट वाल ओपन लिमिट आना चाहिए, सील वाटर हेडर प्रेशर ओके होना चाहिए, और ये इंस्ट्रूमेंट प्रेशर भी। ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एक छोटा सा एनिमेशन है कि बॉटम एंड डीसिंग हम लोग कैसे करते हैं। बॉटम एंड डीसिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्लिंकर ग्राइंडर सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा क्लिंकर ग्राइंडर से डीसिंग करना है। जैसे 4 क्लिंकर ग्राइंडर हैं, आगरा, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता। तो बॉम्बे कलकत्ता से कर सकते हैं या तो आगरा दिल्ली से कर सकते हैं, क्योंकि आगरा बॉम्बे एक हॉपर में है पास ए साइड में, और कलकत्ता दिल्ली पास बी साइड के हॉपर में है। तो या तो आगरा दिल्ली से करेंगे तो हमारे दोनों हॉपर खाली होंगे, या तो बॉम्बे कलकत्ता से करेंगे तो फिर हमारे दोनों हॉपर खाली होंगे। तो सबसे पहले डीसिंग स्टार्ट करने के लिए हमने क्लिंकर ग्राइंडर सेलेक्ट कर लिया, हाँ कि बॉम्बे कलकत्ता से करना है। तो बॉम्बे कलकत्ता का सबसे पहले हम लोग डिस्चार्ज प्लेट वाल ओपन करेंगे। ये देखिए अभी एनिमेशन के थ्रू ये डिस्चार्ज प्लेट वाल ओपन होगा। बॉम्बे कलकत्ता का डिस्चार्ज प्लेट वाल ओपन हो गया। उसके बाद ये मैनुअल, जैसे ही डिस्चार्ज प्लेट वाल ओपन करेंगे, ओपन लिमिट आएगा तो ये सील स्टेशन को कमांड चली जाएगी, सील स्टेशन को, और ये क्लिंकर ग्राइंडर का सीलिंग लाइन चार्ज हो जाएगी। अगर ये सील स्टेशन ऑटो में नहीं है तो मैनुअल बाईपास वाल भी ओपन हम लोग करते हैं, और सील स्टेशन क्लिंकर ग्लैंड सीलिंग को चार्ज करते हैं। उसके बाद ये एचपी वाल, मैनुअल एचपी वाल ओपन करते हैं। जो इनलेट में मैनुअल एचपी वाल दिया हुआ है, न्यूमेटिक नहीं दिया हुआ है, तो मैनुअल एचपी वाल ओपन करेंगे। देखिए मैनुअल एचपी वाल ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे इतना लाइनअप हो गया तो एचपी वाटर पंप चलवाएंगे, जो कि एस वाटर पंप हाउस से एचपी वाटर पंप ऑपरेटर चलाएगा। एचपी वाटर पंप जैसे ही चलाएंगे तो हमारा जो पानी है यहाँ एचपी स्टेशन तक आ जाएगा। अब एचपी स्टेशन में एबी और सीडी एचपी स्टेशन वाल्व है, न्यूमेटिक वाल्व, इस वाल्व को ओपन करेंगे तो पानी इधर प्लेट वाल ओपन ही है, ये वाल इनलेट ओपन ही है, तो सीधा स्लरी सम्प पे जाएगा। जब पानी स्लरी सम्प पे पहुंच जाएगा, अगर स्लरी सम्प पे पहले से वाटर लेवल है तो पहले ही एचपी पंप चलाने के बाद स्लरी वाटर पंप चला देंगे। अगर पहले से वाटर लेवल डाउन है स्लरी सम्प का, तो ये जैसे ही पानी पहुंचेगा स्लरी सम्प में, वाटर लेवल आएगा तो स्लरी पंप स्टार्ट करवा देंगे। उसके बाद 5 मिनट का हॉपर फ्लशिंग करेंगे। हॉपर फ्लशिंग वाल ओपन करके मैनुअल वाल, हॉपर फ्लशिंग हो जाने के बाद हॉपर फ्लशिंग वाल बंद करेंगे और क्लिंकर ग्राइंडर को स्टार्ट करेंगे। देखिए क्लिंकर ग्राइंडर स्टार्ट हो गया। क्लिंकर ग्राइंडर स्टार्ट हो जाने के बाद अगर नॉर्मल चल रहा है क्लिंकर ग्राइंडर तो फीड गेट को ओपन करेंगे। देखिए फीड गेट ओपन किए और जो बॉटम हॉपर में ऐस है इधर फीड गेट असेंबली में आ गया और क्लिंकर ग्राइंडर के थ्रू क्रश होगा और क्रश होके जो स्लरी है जेट पंप के थ्रू बॉटम जेट पंप के थ्रू स्लरी सम के कलेक्टिंग चैम्बर में जाएगी। कलेक्टिंग चैम्बर से स्लरी सम में जाएगी और वहाँ से स्लरी पंप के थ्रू ऐश डाइक में चली जाएगी। ये हॉपर देखिए खाली हो गया। हॉपर खाली होने में 30 से 35 मिनट नॉर्मली लगते हैं। हॉपर खाली होने के बाद फीड गेट क्लोज कर देंगे। देखिए फीड गेट क्लोज हो गया। फीड गेट क्लोज होने के बाद क्लिंकर ग्राइंडर स्टॉप कर देंगे। देखिए क्लिंकर ग्राइंडर स्टॉप हो गया। उसके बाद सील स्टेशन को बंद कर देंगे। फीड गेट क्लोज होने के बाद सबसे पहले 2 मिनट का स्लरी लाइन का फ्लशिंग करेंगे। उसका बाद स्लरी लाइन की जब फ्लशिंग हो जाएगी तो एबी और सीडी एचपी स्टेशन वाल बंद कर देंगे और डिस्चार्ज प्लेट वाल उसके बाद क्लोज कर देंगे। इस तरह से 1 यूनिट की बॉटम में डीसिंग कंप्लीट हो गई।
इसी तरह 8 घंटे के इंटरवल में बॉटम डीसिंग करते हैं। अगर यूनिट फुल लोड पे नहीं चल रही है तो 12 घंटे के इंटरवल में भी हम लोग करते हैं। ये जैसे पहले बताया था कि बॉटम से स्लरी जो है स्लरी सम के कलेक्टिंग चैम्बर में आता है। यहाँ पे मोटराइज वाल है, हमको जिस सीरीज का सम को लाइन पे लेना है उसका एमओवी वाल को ओपन करेंगे और दूसरे सीरीज के एमओवी वाल को क्लोज रखेंगे। तो हमारा सीरीज 1 के स्लरी सम को अगर लाइन पे लिए हैं तो स्लरी सम 1 में स्लरी आएगा। और इस सीरीज का स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले फ्लूइड कपलिंग पंप चलाते हैं, सक्शन डिस्चार्ज वाल ओपन करते हैं और बाहर मैनुअल स्लरी लाइन सेलेक्ट करने के लिए है मैनुअल वाल, तो उस वाल को ओपन करके जिस सीरीज से लाइन से डीसिंग करना है, तो जैसे सीरीज 1 से डीसिंग करना है, सीरीज 1 का लाइन 1 या लाइन 2 सेलेक्ट करके स्लरी पंप स्टार्ट करेंगे और जो स्लरी है सीधा ऐश डाइक चली जाएगी। यहाँ 3 पंप सीरीज में लगा है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 3 पंप सीरीज में क्यों लगाया है। तो सीरीज में नॉर्मली पंप इसीलिए लगाते हैं कि हम प्रेशर इंक्रीज कर सकें। जैसे एक पंप का हमारा डिस्चार्ज प्रेशर 4 kg, अगर दूसरा प्रेशर पंप स्टार्ट करेंगे तो 8 kg डिस्चार्ज प्रेशर आएगा, तीसरा पंप भी स्टार्ट कर दिए तो 12 kg डिस्चार्ज प्रेशर आएगा। तो जब हाई कंसंट्रेशन का स्लरी स्टार्टिंग में जैसे हाई कंसंट्रेशन का जब स्लरी आता है तो एक पंप डिस्चार्ज नहीं कर पाता उतना लंबा डिस्टेंस में, तो उसमें और हेड की और रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उस टाइम में हमको दूसरा पंप चलाना पड़ता है। अगर फिर भी लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है तो तीसरा पंप भी चलाना पड़ता है स्टार्टिंग में। ये ड्रेन पंप है, यहाँ पे जो भी पंप में ग्लेन लीकेज वगैरह होगा तो यहाँ पे एक सम दिया हुआ है, सम में पानी चला जाता है तो हम लोग डीसिंग टाइम इस पंप को भी चला के इस सम को खाली कर लेते हैं। यहाँ पे स्लज पंप दिया हुआ है, जैसा कि बताया था कि बॉटम एस हॉपर का जो ओवरफ्लो होता है ओवरफ्लो टैंक में आता है, ओवरफ्लो टैंक से ट्यूब सेटलर में आता है, ट्यूब सेटलर में जो ऐश है बॉटम में सेटल हो जाता है और जो पानी है फिल्टर होके ऐश वाटर टैंक में चला जाता है। तो इस टैंक में भी जो नीचे ऐश इकट्ठा होता है उस ऐश को खाली करने के लिए 2 स्लज पंप दिए हुए हैं। जब इन स्लज पंप को भी डीसिंग के टाइम पे चला के इस ट्यूब सेटलर के हॉपर को खाली कर लेते हैं। ये 3 सील वाटर पंप दिया हुआ है। ये सील वाटर पंप जो भी हमारे पंप और क्लिंकर ग्राइंडर्स है उसके ग्राइंड सीलिंग के लिए स्टार्ट करके रखते हैं। और ये हमारा सील वाटर टैंक है, इसका टैंक को मेकअप करने के लिए ACW वाटर यूज करते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं क्लिंकर ग्राइंडर्स के बारे में, किस टाइप का क्लिंकर ग्राइंडर होता है। डबल रोल क्लिंकर ग्राइंडर होता है, इसमें ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, जो भी हैवी क्लिंकर आता है तो इसमें फंस के क्रश हो जाता है और लगभग 20-25 mm मैक्सिमम 25 mm आउटपुट होता है जो क्लिंकर्स का। इसमें लगभग 156 टीथ होते हैं। एक क्लिंकर कैपेसिटी 75 TPH पर आवर है। ये हमारा जेट पंप है, चारों क्लिंकर ग्राइंडर के 4 जेट पंप लगा रहता है। जेट पंप वेंचुरी इफेक्ट पे काम करता है। ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल होता है, इसके थ्रोट में एक नोजल लगा रहता है जिससे कि जब हाई प्रेशर HP वाटर आता है इनलेट में तो यहाँ पे ये हाई वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे जो प्रेशर है रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्लिंकर ग्राइंडर का फीड सम्प होता है, फीड सम्प से स्लरी इधर की तरफ सक्शन लेती है और इधर HP जेट के थ्रू स्लरी सम्प में चली जाती है। अब बात करते हैं इको हॉपर कन्वेइंग सिस्टम के बारे में। इकोनोमाइजर में जो हॉपर लगा होता है उसको इको हॉपर बोलते हैं। इसमें जनरली 1 से 5% तक ऐश का कलेक्शन होता है। इको हॉपर के नीचे एक एडाप्टर होता है, एडाप्टर के नीचे प्लेट वाल लगा होता है, मैनुअल प्लेट वाल, जिससे कि ओपन और क्लोज करेंगे तो ऐश नीचे आएगा। यहाँ पे 2 पोक होल भी दिया रहता है, अगर एडाप्टर के पास चोकिंग हो गया या इनलेट में चोकिंग हो गया तो हम लोग पोकिंग कर सकें। इधर डिस्चार्ज लाइन भी अगर प्लेट वाल के नीचे डिस्चार्ज लाइन चोकिंग हो गया तो इधर से पोक होल से इस वाले से नीचे का क्लियर भी कर लेते हैं। इसके नीचे सील बॉक्स लगा होता है ताकि अगर इको हॉपर खाली है तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक एयर है इंटर न करे इको हॉपर में। ये फ्लक्सिंग अपर्चर्स में जिसमें एक नोजल्स लगा होता है जिसके थ्रू वाटर सीधे जेट करता है। यहाँ पे
जब इको हॉपर का प्लेट वाल्व ओपन करते हैं तो एस डायरेक्टली आता है नीचे फ्लशिंग अपर्चर्स में, जिसमें कि नोजल के थ्रू वाटर का जेटिंग होता है यहाँ पे, और वाटर और एक्स मिक्स होके इस स्लरी लाइन में आता है, और इस स्लरी लाइन ये सीधा बॉटम एस हॉपर में कनेक्ट रहती है। इस तरह से इको हॉपर का जो कन्वेइंग होता है इसका एस बॉटम एस हॉपर में चली जाती है। वाटर लाइन को भी आइसोलेट करने के लिए यहाँ पे वाटर वाल्व दिए हुए हैं, एक कॉमन आइसोलेशन वाल्व भी है। अगर चारों ये जैसे 4 इको हॉपर दिए हुए हैं तो चारों हॉपर का अगर इंडिविजुअल वाल्व ना बंद करके यहाँ कॉमन आइसोलेशन वाल्व को भी बंद कर सकते हैं। एक प्रेशर गेज भी लगा रहता है प्रेशर देखने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं फ्लाई एश हैंडलिंग सिस्टम के बारे में। फ्लाई एश हैंडलिंग करने के लिए भी 2 टाइप से कर सकते हैं, बेड टाइप या ड्राई टाइप। बेड फ्लाई एश हैंडलिंग सिस्टम, ड्राई फ्लाई एश हैंडलिंग सिस्टम। तो हमारा जो सिस्टम है ड्राई प्रेशर टाइप का है, तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। ये हमारा फ्लाई एश हैंडलिंग सिस्टम का स्पेसिफिकेशन है। टाइप ऑफ फ्लाई एश कन्वेइंग सिस्टम डेंस फेज, एस जनरेशन मैक्सिमम इन ESP 54.740 TPS, ESP कन्वेइंग एयर रिसीवर कैपेसिटी 20 मीटर क्यूब, ESP इंस्ट्रूमेंट एयर रिसीवर कैपेसिटी 1 मीटर क्यूब। ESP कन्वेइंग सिस्टम के लिए ESP के पास ही 2 रिसीवर होता है, कन्वेइंग एयर रिसीवर, एक इंस्ट्रूमेंट एयर रिसीवर। तो उन्हीं का एक कैपेसिटी है, कन्वेइंग एयर का 20 मीटर क्यूब होता है, इंस्ट्रूमेंट एयर का 1 मीटर क्यूब होता है। टाइप ऑफ एस वेसल, APS सिस्टम एस वेसल होता है। ESP फील्ड 1 to 3 PD पंप लगा रहता है। ESP फील्ड 4 to 7 के लिए एस वेसल लगा रहता है। APS सिस्टम एस वेसल कैपेसिटी 0.56 मीटर क्यूब रहता है। 1 वेसल की कैपेसिटी, 4 वेसल हैं तो चारों के ही अलग अलग 0.56 मीटर क्यूब वेसल कैपेसिटी है। ESP फील्ड 1 to 3 PD पंप का जो वेसल कैपेसिटी है 2.26 मीटर क्यूब ईच। ESP फील्ड 4 to 5 एस वेसल कैपेसिटी 0.84 मीटर क्यूब ईच। ESP फील्ड 6 एस वेसल कैपेसिटी 0.56 मीटर क्यूब ईच। ESP फील्ड 7 एस वेसल कैपेसिटी 0.28 मीटर क्यूब ईच। डोम सील रिक्वायरमेंट होती है 5.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वेइंग एयर प्रेशर 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर होना चाहिए 6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फ्लाई एश हैंडलिंग सिस्टम का ओवरव्यू है। ये 4 वेसल जो दिख रहे हैं ये APS सिस्टम के वेसल हैं। APS सिस्टम, उसका ESP का फर्स्ट फील्ड है, ESP फर्स्ट फील्ड, ESP सेकेंड फील्ड कन्वेइंग सिस्टम, ये ESP का थर्ड फील्ड कन्वेइंग सिस्टम है, ये ESP का फोर्थ फील्ड कन्वेइंग सिस्टम है, ये ESP का फिफ्थ फील्ड कन्वेइंग सिस्टम है, और ये ESP का 6 फील्ड और 7 फील्ड, यहाँ से इसका स्टार्ट होता है। तो 6 और 7 का कॉमन कन्वेइंग सिस्टम होता है। ये APS सिस्टम और ESP फर्स्ट फील्ड के लिए एक कॉमन कन्वेइंग एयर लाइन जाती है साइलो के लिए। यहाँ पे APS सिस्टम या फर्स्ट फील्ड जिस सिस्टम को भी चलाना है, यहाँ पे स्विच वाल रहता है, स्विच सिलेक्शन के लिए, रूट सिलेक्शन करने के लिए। अगर हमको ये ESP फर्स्ट फील्ड का कन्वेइंग सिस्टम करना है, कन्वेइंग करना है, तो इसका स्विच वाल क्लोज रहेगा और ये फर्स्ट फील्ड का ओपन रहेगा। इसी तरह ESP सेकेंड फील्ड से लास्ट फील्ड तक के लिए कॉमन कन्वेइंग एयर लाइन है जो कि साइलो जाती है। इनका भी इसी तरह हम एक इसमें से किसी एक सिस्टम का ही कन्वेइंग कर सकते हैं। तो अगर इसका ESP सेकेंड फील्ड का कन्वेइंग हो रहा है तो इसका स्विच वाल ओपन रहेगा, बाकी सभी का स्विच वाल क्लोज रहेगा। हाँ, 3 फ्लाई या साइलो है 1 to 3। अगर जिस साइलो में हमको इन लाइन को लेना है उसके लिए भी साइलो टॉप पे डंप और बाईपास लगा है। जैसे ये डंप वाला है, ये बाईपास है। अगर साइलो 1 में ये लाइन 1 को लेना है, इसको लाइन 1 बोलते हैं APH और फर्स्ट फील्ड को, और सेकेंड से लास्ट फील्ड के लिए लाइन 2 बोलते हैं। अगर लाइन 1 को साइलो 1 में लेना है तो इसका डंप वाले ओपन रहेगा, बाईपास क्लोज रहेगा। अगर साइलो 2 में लेना है तो यहाँ पे डंप बंद रहेगा, बाईपास क्लोज रहेगा। साइलो 2 पे डंप ओपन करेंगे और बाईपास क्लोज करेंगे। इसी तरह साइलो 3 में अगर लेना है तो साइलो 2 पे भी डंप बंद रखेंगे और बाईपास ओपन करेंगे और सीधा वो साइलो 3 में चली जाएगी लाइन। सेम इसी तरह इसका भी लाइन का हम साइलो में सिलेक्शन कर सकते हैं। सभी कन्वेइंग सिस्टम के लिए इंडिविजुअल कन्वेइंग एयर आइसोलेशन वाल दिया हुआ है। अगर किसी सिस्टम में काम करना है तो उसका आइसोलेशन करने के लिए इंडिविजुअल कन्वेइंग एयर आइसोलेशन वाल दिया हुआ है। ESP के पास ही यह रिसीवर है, ये रिसीवर के भी इनलेट और आउटलेट वाल लगा रहता है रिसीवर में, ताकि कॉमन आइसोलेशन हो सके। ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एक ओवरव्यू है।
ये हमारा ESP का हॉपर है। हॉपर में फ्लूइडाइजिंग पैड लगा हुआ है। ये हॉपर के नीचे प्लेट वाल लगा हुआ है। नॉर्मली हमारा सभी सिस्टम का सभी प्लेट वाल ओपन रहते हैं। जैसे ESP में 28 हॉपर लगे हैं तो 28 के 28 का प्लेट वाल ओपन रहता है, और के सिस्टम में 4 हॉपर होते हैं, चारों का उनका भी प्लेट वाल नॉर्मली ओपन रहता है। ये प्लेट वाल के नीचे एक्सपेंशन बिलो है, और एक्सपेंशन बिलो के नीचे डोम वाल लगा रहता है। डोम वाल के नीचे ये बेसल है, इसमें ये बेसल में ही लगा रहता है बेसल बूस्टिंग ब्लो वाल। ये एयर कन्वेइंग वाल्व है, और ये बकेट बूस्टिंग वाल्व है। एयर कन्वेइंग वाल्व केवल मास्टर में ही लगा रहता है। मास्टर में ही मास्टर में एयर कन्वेइंग वाल्व लगा रहता है। यहाँ पे इंटर करता है मास्टर के बकेट में और सीधा कन्वेइंग एयर के थ्रू साइलो तक चला जाता है एयर। ये हापर फ्लूइडाइजिंग ब्लो वाल्व है, हापर फ्लूइडाइजिंग करने के लिए। ये कन्वेइंग एयर का आइसोलेशन वाल्व है। हम जब सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल में पर्जिंग होता है। पर्जिंग के बाद हमारा बेसल का फिलिंग होता है। फिलिंग करने के टाइम में जब डोम वाल ओपन होगा तो साथ में ब्लो वाल भी ओपन होता है, हापर फ्लूइडाइजिंग ब्लो वाल। देखिए अभी डोम वाल ओपन करेंगे। ये पहले प्लेट वाल ओपन हुआ, डोम वाल ओपन किए तो हापर फ्लूइडाइजिंग ब्लो वाल भी ओपन हुआ, और इस हापर फ्लूइडाइजिंग होने लगा, और ये बेसल में ऐस फिलिंग हो रहा है। बेसल फिलिंग होने के बाद जो भी हम टाइमर डाले रहेंगे, टाइमर सेट पॉइंट पे डोम वाल क्लोज होगा। डोम वाल क्लोज हो गया, उसके बाद नेक्स्ट में जब कन्वेइंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहले एयर कन्वेइंग वाल और आउटलेट में ABS बूस्टिंग वाल ब्लो वाल ओपन होगा, और ये बकेट बूस्टिंग फ्लूइडाइजिंग वाल मास्टर का एयर कन्वेइंग और बकेट बूस्टिंग ब्लो वाल एक साथ ही ओपन हो जाते हैं। आउटलेट का ABS ब्लो वाल ओपन होता है, और उसके बाद स्लेव 2 का बकेट बूस्टिंग ब्लो वाल, स्लेव 1 का बकेट बूस्टिंग वाल एक सेकेंड के डिले में ओपन हो जाते हैं। उसके बाद देखिए एयर कन्वेइंग वाल और बकेट बूस्टिंग ब्लो वाल ओपन हो गया। इसी तरह आउटलेट में ABS बूस्टिंग ब्लो वाल भी है, वो भी ओपन हो गया इस टाइम में। उसके बाद आउटलेट का बकेट बूस्टिंग ब्लो वाल एक सेकेंड के डिले में ओपन होगा, फिर स्लेव 2 का, फिर स्लेव 1 का। इस तरह एयर कन्वेइंग वाल, बकेट बूस्टिंग वाल और ABS बूस्टिंग वाल सभी ओपन हो चुके हैं। अब जिस वेसल को खाली करना, सबसे पहले आउटलेट से हापर खाली होना शुरू होता है PD पंप में। तो आउटलेट का बेसल बूस्टिंग ब्लो वाल, जैसे मास्टर है, आउटलेट का खुलेगा, फिर आउटलेट का 60-70 सेकेंड लगता है बेसल खाली होने में। 60-70 सेकेंड के बाद स्लेव 2 का खुलेगा बेसल बूस्टिंग ब्लो वाल, उसके बाद स्लेव 2 के बाद स्लेव 1 का खुलेगा, उसके बाद आखिरी में मास्टर का खुलेगा। तो ये अभी मास्टर का मानिए कि उधर के हापर उधर के बेसल खाली हो गया, मास्टर के खाली हो रहा है। इस तरह बेसल खाली हो जाएगा ये भी। उसका लाइन प्रेशर जब 0.5 kg आ जाएगा और बेसल का प्रेशर PH2 भी 0.5 आ जाएगा तो हमारा कन्वेइंग स्टॉप हो जाएगा। ये स्काडा का पेज है ऑपरेटिंग प्रोसीजर का। यहाँ पे टाइमर सेट करने के लिए दिया हुआ है। जैसे पर्जिंग टाइम में यहाँ पे 200 सेकेंड फिल है, फिलिंग टाइम 25 सेकेंड है, कन्वेइंग टाइम 250 सेकेंड है, गैप टाइम 10 सेकेंड डाला हुआ है, लाइन ब्लॉक टाइम 1000 सेकेंड, ABS डिले टाइमर 1 सेकेंड, फ्लूइडाइजिंग डिले स्लेव 3 के लिए 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड डाल के रखते हैं। सबसे पहले मास्टर का एयर कन्वेइंग और बकेट बूस्टिंग खुल जाता है, उसका 1 सेकेंड के डिले में ABS खुलता है। उसके बाद 1 सेकेंड में स्लेव 3 का बकेट बूस्टिंग ओपन होता है। उसके बाद स्लेव 2 का 1 सेकेंड में, फिर स्लेव 1 का मास्टर का खुल ही गया है। उसके बाद आउटलेट का बेसल बूस्टिंग ब्लो वाल ओपन होगा। ये बेसल खाली होने के बाद फिर ये स्लेव 2 का बेसल बूस्टिंग ब्लो वाल ओपन होता है। फिर ये स्लेव 1 का बेसल बूस्टिंग ब्लो वाल ओपन होगा। फिर ये मास्टर का बेसल बूस्टिंग ब्लो वाल ओपन होगा। मास्टर का तब तक खुला रहेगा जब तक ये लाइन प्रेशर 0.5 ना जाए और बेसल का ये जो PH2 है ये नॉर्मल ना हो जाए। इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे देखिए कन्वेइंग स्टार्ट करने के लिए परमिसिव रहता है PS4। यहाँ पे कन्वेइंग एयर का हेडर प्रेशर दिखाता है PS4। यहाँ पे अभी हेल्दी आ रहा है, तो ये हेल्दी होना चाहिए कन्वेइंग स्टार्ट करने के लिए। जिस सिस्टम को चला रहे, जैसे ESP फर्स्ट फील्ड है तो ये इसका स्विच वाल बंद रहना चाहिए और स्विच वाल का सील प्रेशर आना चाहिए, और इस स्विच वाल का ओपन लिमिट आना चाहिए रूट सिलेक्शन करेंगे तो। ये
चारों वेसल के लिए डोम वॉल का सील आना चाहिए चारों का, जैसे मास्टर है, स्लेव 1, स्लेव 2, स्लेव 3, तो चारों का भी डोम सील प्रेशर आ रहा है, ग्रीन इंडिकेशन आ रहा है। अगर नहीं आता तो रेड इंडिकेशन रहता। ये वेसल के वेंटिंग करने के लिए वेंट डोम वॉल लगा रहता है, तो ये वेंट डोम वॉल का भी चारों का डोम सील आ रहा है। स्टार्ट करने के लिए चारों वेंट डोम वॉल का डोम सील प्रेशर ओके होना चाहिए, डोम वॉल का डोम सील प्रेशर ओके होना चाहिए। ये लेवल प्रोब दिया हुआ है 2 मास्टर और स्लेव 2 में, तो अगर हमको लेवल प्रोब मोड में चलाना है तो लेवल प्रोब हाई होना चाहिए, तभी ये सिस्टम स्टार्ट होगा। ये PS2 है, वेसल का प्रेशर दिखाता है कि वेसल प्रेशर नॉर्मल है या नहीं। लाइन प्रेशर है, यहाँ पे दिखाता है। स्टार्ट करने के लिए लाइन प्रेशर 0.5 kg से नीचे होना चाहिए, और इसी तरह कन्वेइंग स्टॉप होने के टाइम में भी 0.5 से नीचे आ जाना चाहिए। ABS ब्लो वाल है, ये 4 बेसल बूस्टिंग ब्लो वाल है मास्टर में, स्लेव 1, स्लेव 2, स्लेव 3। ये फुल ब्लो वाल है या बकेट बूस्टिंग ब्लो वाल बोलते हैं। ये आउटलेट का है, स्लेव 2, स्लेव 1। मास्टर में एयर कन्वेइंग और बकेट बूस्टिंग ब्लो वाल एक ही जगह पे रहते हैं, यहाँ पे अलग से सिंबल नहीं दिया हुआ है। इस लाइन में अलग से ब्लो वाल नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे एक ब्लो वाल है। जैसे मास्टर वेसल है, PD पंप मास्टर, PD पंप स्लेव 1, PD पंप स्लेव 2, PD पंप आउटलेट स्लेव। ये स्विच वाल को ओपन लिमिट आ रहा है, अभी दोनों का ओपन लिमिट आ रहा है, लेकिन जब कन्वेइंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ये स्विच वाल क्लोज हो जाएगा, इसका क्लोज लिमिट आएगा और डोम सील प्रेशर आ जाएगा। जब तक डोम सील प्रेशर नहीं आएगा स्विच वाल का, अदर सिस्टम के स्विच वाल का, तब तक ये कन्वेइंग स्टार्ट नहीं होगा। जब हम कन्वेइंग स्टार्ट करें, सबसे पहले इनिशियल पर्जिंग होता है। ये एक प्रोसेस है कन्वेइंग स्टार्ट करने का। सबसे पहले हमारा अगर बेसल प्रेशर नॉर्मल है, लाइन ब्लॉक नहीं है, बेसल प्रेशर नॉर्मल है, तो पर्जिंग स्टार्ट होगा। जो भी हम टाइमर डाल के रखेंगे, पर्जिंग होगा 200 सेकेंड तक। उसके बाद पर्जिंग कंप्लीट होने के बाद बेसल फिलिंग लेगा। डोम वॉल DV1 और DV5 ओपन होंगे। वेंट डोम वॉल के लिए DV5 रहता है, डोम वॉल के लिए DV1 बोलते हैं। तो फिलिंग लेगा 30 सेकेंड जैसे दिखाया हुआ है, 30 सेकेंड डोम वॉल फिलिंग लेगा। उसके बाद डोम फिलिंग कंप्लीटेड होने के बाद ये 30 सेकेंड हमारा जितना यहाँ पे नॉर्मल कन्वेइंग बेसल फिलिंग में समय लगता है, जो मॉनिटर किया गया है, उतना डाल सकते हैं, जरूरी नहीं 30 सेकेंड नहीं डालें। जैसे हमारे यहाँ 50 से 100 सेकेंड के बीच में फिर बेसल फिलिंग होने में लग जाते हैं, तो हम लोग 100 सेकेंड रखते हैं। डोम फिलिंग कंप्लीटेड होने के बाद कन्वेइंग स्टार्ट होगा। सबसे पहले कन्वेइंग टाइम से 250 सेकेंड डाला हुआ है, तो कन्वेइंग सबसे पहले कन्वेइंग एयर वाल ओपन होगा और ABS बूस्टिंग ब्लो वाल ओपन होगा। कन्वेइंग एयर के साथ में मास्टर का बकेट बूस्टिंग ब्लो वाल भी ओपन होगा। उसका 1 सेकेंड के इंटरवल में फुल ब्लो वाल 3, 2, 1, स्लेव 3, स्लेव 2, स्लेव 1 का ओपन हो जाएगा। आफ्टर इंटरवल 70 सेकेंड बूस्टिंग ब्लो वाल ओपन होगा, 3 का, 2 का, 1 का। मास्टर का जब तक बूस्टिंग ब्लो वाल ओपन रहेगा, जब तक कि कन्वेइंग स्टॉप नहीं हो जाता, वेसल प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाता और लाइन प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाता। स्टेप 6 लाइन ब्लॉक टाइम स्टार्ट विथ इन गिवन टाइम 1000 सेकेंड। अगर हमारे 250 सेकेंड, जैसे कन्वेइंग टाइम 250 सेकेंड डाला है, अगर 250 सेकेंड में बेसल प्रेशर नॉर्मल नहीं हुआ, PS2 नॉर्मल नहीं हुआ, तो इस लाइन ब्लॉक टाइम में कन्वेइंग चलता रहता है जब तक कि लाइन PS2 नॉर्मल ना हो जाए, लाइन प्रेशर और PS2 नॉर्मल ना हो जाए। उसके बाद साइकिल गैप टाइम स्टार्ट होता है, 10 सेकेंड डाला हुआ है। साइकिल गैप टाइम भी हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको कितने सेकेंड में दोबारा सिस्टम चलाना है। जैसे फर्स्ट फील्ड है ESP का, हमको पता है कि 1000 सेकेंड में दोबारा एक वेसल के लिए ऐस फील हुआ होगा हॉपर में, तो 1000 सेकेंड गैप टाइम डाल के रखेंगे। इतने इसमें जो भी टाइमर डाला है एक डिजाइन डाटा है, लेकिन यहाँ पे जो फिजिकली जितना सेकेंड में हमको रखना है उतना सेकेंड टाइमर हम डाल के रखेंगे। इस तरह एक साइकिल कंप्लीटेड हो जाएगी। गैप टाइम ख़त्म होने के बाद दोबारा यही सेम प्रोसेस होगा। बेसल दोबारा सेकेंड साइकिल में पर्जिंग नहीं होगा, डायरेक्ट बेसल फिलिंग होगा, उसके बाद कन्वेइंग होगा। इसी तरह नेक्स्ट साइकिल चलेगी, इसी तरह रिपीटेटिव चलता रहेगा जब तक सिस्टम स्टार्ट मोड में रहेगा। अब जैसे हमारा कन्वेइंग सिस्टम है, लाइन ब्लॉक हो गया, तो लाइन ब्लॉक क्लियर करने के लिए अगर सिस्टम पे आ रहा है एक, जैसे लाइन ब्लॉक टाइम में गया सिस्टम, अगर लाइन ब्लॉक टाइम में भी क्लियर नहीं हुआ तो लाइन ब्लॉक हो जाता है। लाइन ब्लॉक क्लियर करने के लिए हम लोग फील्ड से करना होता है।
फील्ड से सबसे पहले ऑपरेटर जाएगा, लाइन जो भी वेसल में और लाइन में प्रेशर है उसको डीप्रेशराइज करेगा मैनुअल वेंट वाल्व ओपन करके। और डीप्रेशराइज होने के बाद जब वेसल प्रेशर डिप्रेशराइज हो जाएगा तो उसके बाद आउटलेट का एबीएस बूस्टिंग ब्लो वाल्व ओपन कर देगा और बकेट बूस्टिंग ब्लो वाल्व ओपन कर देगा आउटलेट का। इस तरह से धीरे धीरे लाइन क्लियर होने लगेगी। जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो वेसल बूस्टिंग ब्लो वाल्व भी आउटलेट का ओपन कर देगा। उसके बाद जब लाइन प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा तो सिस्टम या तो एक बार स्काडा पे से स्टार्ट करवा के देख लेगा, अगर स्काडा पे नहीं क्लियर हुआ तो फिर यही सेम प्रोसेस करेगा और फिर स्लेव 2 का भी स्लेव 1 का इसी तरह 1 बाई 1 हाफ वेसल को खाली करेगा फील्ड से। इस तरह से लाइन ब्लॉक क्लियर हो जाती है। लाइन ब्लॉक अगर हो रही है तो एक चीज़ और देखना रहता है कि साइलो पे डंप इन बाईपास वाल जैसे है तो ओपन है या नहीं। अगर साइलो पे किसी वजह से बंद हो गया डंप वाल तो इधर लाइन प्रेशर हाई हो गया और लाइन ब्लॉक आ जाएगा सिस्टम का। तो मेन इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये भी रहता है, अगर लाइन ब्लॉक क्लियर नहीं हो रही है तो साइलो पे डंप और बाईपास वाल का कंडीशन चेक करना। ये फंक्शन ऑफ डोम वाल, एक डोम वाल है, एक्चुएटर ऑपरेटर दिखाया गया है। एक्चुएटर ऑपरेटर या पावर सिलेंडर ऑपरेटर दोनों टाइप के डोम वाल लगे रहते हैं। नॉर्मली स्विच वाल, डंप वाल और वेंट डोम वाल में एक्चुएटर ऑपरेटर रहता है और जो मेन डोम वाल होता है वो आपका पावर सिलेंडर ऑपरेटेड होता है। डोम वाल के अंदर एक डोम सीआई रहती है। ये डोम का टॉप प्लेट है, इसमें यहाँ पे सील इंसर्ट करते हैं। ये पाइवोट शाफ्ट है जिसके थ्रू जो कि एक्चुएटर से कनेक्ट रहता है और जब एक्चुएटर ऑपरेट होता है तो ये डोम सीआई रोटेट होती है और आयस इधर वेसल में फील होता है। अब बात करते हैं फ्लाई साइलो अनलोडिंग सिस्टम के बारे में। साइलो अनलोड करने के लिए 3 टाइप के सिस्टम दिया हुआ है। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम अवेलेबल फॉर साइलो अनलोडिंग: ड्राई अनलोडिंग सिस्टम, वेट अनलोडिंग सिस्टम, SCAT सिस्टम। ये ड्राई अनलोडिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, पार्ट होते हैं: प्लेट वाल, डोम वाल, रोटरी वेंट फीडर, अनलोडिंग स्पाउट, वेंट फिल्टर फैन, लेवल प्रोब। ये अनलोडिंग स्पाउट है टेलीस्कोपिक चूट टाइप का, ये अप और डाउन होगा। यहाँ पे ही एक इसके चूट में ही एक लेवल प्रोब लगा रहता है ताकि ट्रक में ऐश फील हुआ कि नहीं उसका पोजीशन दिखाता है, ऐश फील इंडिकेशन आता है। ये पुली है, ये पुल यहाँ पे एक मोटराइज गियर मोटर होता है जिसके थ्रू ये स्पाउट अप डाउन होता है। ये RBF है, रोटरी वेंट फीडर, ये आइस फ्लो को कंट्रोल करता है। इसमें एक 0 स्पीड स्विच भी लगी रहती है, अगर कुछ इसमें जाम हो गया, कुछ फंस गया तो ये जामिंग का इंडिकेशन आएगा कि हाँ जाम हो गया है। ये वेंट फिल्टर फैन है, इसमें यहाँ पे बैक फिल्टर लगा रहता है। बैक फिल्टर में यहाँ पे प्रॉपर वेंटिंग करने के लिए स्पाउट में यहाँ पे एक वेंट फैन भी लगा रहता है। तो जब भी इसमें जो भी डस्ट इमिशन होता है तो वेंट फैन यहाँ पे खींच के बाहर एटमॉस्फेयर फेंक देता है और जो आयस आता है इसके साथ में बैग में ही चिपक जाता है। बैक फिल्टर से फिल्टर होकर क्लीन एयर ही इधर बाहर निकलती है। बैग को क्लीन करने के लिए यहाँ पे पर्जिंग अरेंजमेंट रहता है, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट एयर के थ्रू बैग का पर्जिंग होता है। ये डोम वाल्व है, डोम वाल्व ये प्लेट वाल है, आइसोलेशन वाल प्लेट वाल है आइसोलेशन वाल के लिए। यहाँ से जब प्लेट वाल ओपन रखते हैं नॉर्मली, डोम वाल जब ओपन होगा तो इधर ऐस बल्कर में फील होगा। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बल्कर लोडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बल्कर को स्पाउट के नीचे लगाएंगे। सबसे पहले स्पाउट को ऊपर उठाएंगे, उसके बाद बल्कर को स्पाउट के नीचे खड़ा करेंगे। उसके बाद स्पाउट को बल्कर में फिट करेंगे। बल्कर की जो कैप रहता है, जो ओपनिंग रहती है, बल्कर का ढक्कन खोल के बल्कर के ओपनिंग में स्पाउट को फिट कर देते हैं। उसके बाद वेंट फिल्टर फैन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट हो गया। उसके बाद RBF स्टार्ट करेंगे। RBF स्टार्ट हो गया, चलने लगा। उसके बाद डोम वाल को ओपन करेंगे। डोम वाल को ओपन किए, अब जो ऐस है इधर बल्कर में आके फील होना शुरू हो गया। अब बल्कर
बल्कर में ऐस फिलिंग होने लगा। देखिए बल्कर भर रहा है। बल्कर फिल होने के बाद अब डोम वाल को क्लोज करेंगे। देखिए डोम वाल क्लोज हो गया। जो ऐस है इधर से ये धीरे धीरे बल्कर में आ जाएगा। अब डोम वाल क्लोज होने के बाद ये वेंट फिल्टर फैन बंद कर देंगे। आरबीएफ बंद हो गया, वेंट फिल्टर फैन भी बंद हो गया। अब स्पाउट को ऊपर उठाएंगे, अप करेंगे। देखिए अप हो रहा है। अब बल्कर फिलिंग हो गया, बल्कर अपना चला जाएगा सीमेंट प्लांट। अब बात करते हैं वेट अनलोडिंग सिस्टम के बारे में। वेट अनलोडिंग सिस्टम के लिए इसमें भी जो मेन इक्विपमेंट होते हैं प्लेट वाल, डोम वाल, रोटरी वेंट फीडर, एज कंडीशनर। वेट अनलोडिंग सिस्टम में हाइवा के थ्रू लोडिंग होता है। ये वेट अनलोडिंग सिस्टम का ओवरव्यू है। ये साइलो के नीचे प्लेट वाल रहता है, प्लेट वाल के नीचे इसमें भी डोम वाल लगा रहता है। ये आरबीएफ है एस फ्लो कंट्रोल करने के लिए। आरबीएफ के नीचे एस कंडीशनर लगा रहता है। एस कंडीशनर एस को कन्वेइंग करता है और वाटर और एस मिक्सिंग होता है एस कंडीशनर में। यहाँ पे एस कन्वे होके वाटर स्प्रे, वाटर और एस मिक्स होके इधर हाइवा में आता है। वाटर का स्प्रे इसलिए करते हैं कि एस वेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से एस लोडिंग के टाइम में हाइवा में नहीं उड़ता, लोडिंग टाइम में हाइवा से नहीं उड़ता। और हाइवा जब भी इधर आगे जहाँ भी डंपिंग करना जाता है, अगर वेटेड रहता है तो हाइवा में एस पड़ा रहता है, एस उड़ता नहीं है। तो एस स्पिलेजेस रोकने के लिए ही वाटर स्प्रे करते हैं और एस कंडीशनर लगा रहता है। लोडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले प्लेट वाल ओपन कर देंगे, उसका डोम वाल ओपन करेंगे। लोडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एस कंडीशनर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आरबीएफ स्टार्ट करेंगे। आरबीएफ स्टार्ट करेंगे, उसका डोम वाल ओपन होगा। डोम वाल ओपन होगा तो एस सीधे हाइवा में आएगा। जब हाइवा फिल हो जाएगा तो उसके बाद डोम वाल को क्लोज करेंगे। डोम वाल क्लोज हो जाने के बाद आरबीएफ को स्टॉप करेंगे। आरबीएफ स्टॉप करने के बाद एस कंडीशनर स्टॉप करेंगे और वाटर स्प्रे वाल भी क्लोज कर देंगे। अब बात करते हैं एससीडी सिस्टम के बारे में, जिसे गेहूं पंप भी बोलते हैं। गेहूं पंप एक पिस्टन डायफ्राम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, जिसका यूज हाई कंसंट्रेशन स्लरी डिस्पोजल करने के लिए करते हैं। की फीचर्स आप गेहूं पंप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। डिजाइन फॉर पंपिंग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर विथ हाई प्रेशर हाई हेड्स के साथ कर सकते हैं। लो एनर्जी कंजप्शन ड्यू टू वेरी हाई इफिशियंसी फ्रॉम 85 to 95%। लो कार्बन फुटप्रिंट बिकॉज ऑफ लो एनर्जी कंजप्शन, वेरी लो एनर्जी कंजप्शन करता है। लॉन्ग मेंटेनेंस इंटरवल्स, हाई MTBF, लो ऑपरेटिंग कास्ट, हाई अवेलेबिलिटी अप टू 98%। टेक्निकल डाटा आप गेहूं पंप, ये टाइप है इसका गेहूं जेटपीएम 800, गेहूं टी जेटपीएम भी आता है। इसका जो हमारा गेहूं जेटपीएम 800 का है, फ्लो रेट 184 मीटर क्यूब पर आवर, सक्शन प्रेशर 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, डिस्चार्ज प्रेशर 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक रहता है। ऑपरेटिंग स्ट्रोक 59.8 SPM, मोटर रेटिंग है 425 किलोवाट। पंप का रेटिंग है 275 किलोवाट। मेजर कंपोनेंट क्या क्या है गेहूं पंप के। सक्शन वाल, 4 सक्शन वाल रहते हैं, 4 डिस्चार्ज वाल, पंप डायफ्राम 4, पल्सेशन डैम्पनर 1, सक्शन एयर वेसल 2, पिस्टन 2, सिलेंडर 2, पिस्टन रॉड 2, सिलेंडर लाइनर, ग्लैंड पैकिंग यूनिट, प्रोपलिंग ऑयल पंप, लुब्रिकेशन ऑयल पंप। ये हमारा सिस्टम का ओवरव्यू है। ये फ्लाई साइलो है। फ्लाई साइलो के नीचे आइसोलेशन के लिए प्लेट वाल लगे रहते हैं। प्लेट वाल के नीचे बेबिन लगा रहता है। बेबिन के फ्लूइडाइजिंग करने के लिए फ्लूइडाइजिंग पैड लगा रहता है और फ्लूइडाइजिंग करने के लिए फ्लूइडाइजिंग ब्लो वाल लगा रहता है। ये दो बेबिन दिखाया हुआ है, दोनों का इंडिविजुअल वेंट लाइन है जो कि बैक फिल्टर में जाता है। बेबिन के आउटलेट में एक आउटलेट डोम वाल लगा रहता है। उसके नीचे स्क्रू कन्वेयर लगा रहता है। स्क्रू कन्वेयर के नीचे आइस कंडीशनर लगा रहता है।
आइस कंडीशनर में वाटर स्प्रे करने के लिए वाटर स्प्रे लाइन लगी रहती है, स्प्रे नोजल्स लगे रहते हैं। ये ART टैंक है, इसमें एक एजिटेटर लगा रहता है, एजिटेटर रिटेंशन टैंक। ये एजिटेटर मोटर है, ये मेकअप करने के लिए मेकअप वॉल दिया हुआ है न्यूमेटिक टाइप का। ये सक्शन लाइन है, ये चार्ज पंप है, बेल ड्राइव है। ये चार्ज पंप, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है चार्ज पंप। सक्शन लाइन में एक सक्शन प्लेट वाल दिया हुआ है और डिस्चार्ज लाइन में कोई वाल नहीं है। इसका जो डिस्चार्ज है स्टेनर के थ्रू गेहूं पंप के सक्शन में आता है और गेहूं पंप इस सक्शन 1.5 kg से अगर सक्शन प्लस है तो गेहूं पंप स्टार्ट हो जाएगा और इधर आइस डाइक में डिस्चार्ज करेगा। ये डिस्चार्ज वाल है। डिस्चार्ज लाइन में ही एक डेंसिटी मीटर लगा रहता है और एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगा रहता है प्रेशर चेक करने के लिए। ये गेहूं पंप है, गेहूं पंप का ड्राइव मोटर है। मोटर के लिए कूलिंग करने के लिए एक एयर फैन भी लगा रहता है। ये एक प्रोपलिंग ऑयल पंप है, एक लूब ऑयल पंप लगा रहता है। ये पल्सेशन डैम्पनर है, ये पंप का डायफ्राम है, ये पंप का सक्शन वाल है और ये पंप का डिस्चार्ज वाल है। ये 2 सक्शन वाल दिखा रहा है, 2 साइड होगा, 4 सक्शन वाल रहते हैं, 4 डिस्चार्ज वाल रहते हैं, एक पल्सेशन डैम्पनर लगा रहता है। ये गेहूं पंप भी एक बेल्ट ड्राइव रहता है। यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट अरेंजमेंट रहता है, पिस्टन है इसके अंदर, डबल पिस्टन रहता है, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है ये। इसमें होता क्या है, साइलो से एस बेबिन में आता है, बेबिन से स्क्रू कन्वेयर, यहाँ पे लोड सेल लगा रहता है बेबिन में। यहाँ पे वेटेड होके जितना हमको एस फीड करना है फीड कर लेंगे बेबिन में। बेबिन से एस स्क्रू कन्वेयर में आता है, जहाँ से एस कन्वेइंग होके एस कंडीशनर में आता है। एस कंडीशनर में एस और वाटर मिक्स होता है और मिक्स होके ART टैंक में आता है। यहाँ पे एस स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद चार्ज पंप इस ART टैंक से सक्शन लेता है और गेहूँ पंप के सक्शन में डिस्चार्ज करता है। गेहूँ पंप डाइक में डिस्चार्ज करता है। ये हमारा स्काडा का पेज है। यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे SCD सीक्वेंस और फीड सीक्वेंस स्टार्ट करने के लिए परमिसिव यहाँ पे आता है, पॉपअप खुलता है। ये जैसे गेहूं पंप है, ये डैम्पनर है, ये डिस्चार्ज लाइन है, ये सक्शन लाइन है, यहाँ पे सक्शन स्टेनर है और यहाँ पे चार्ज पंप है जो कि चार्ज पंप ART टैंक से सक्शन ले रहा है। ART टैंक के ऊपर एजिटेटर लगा रहता है। यहाँ पे एयर कंडीशनर है। यहाँ पे 2 स्क्रू कन्वेयर लग रहा है। एक गेहूं पंप को हम 2 साइलो से चला सकते हैं। जैसे गेहूं पंप 1 नंबर है, इसको साइलो 1 या साइलो 2 से चला सकते हैं। साइलो 1 से चलाने के लिए 2 बेबिन और 1 स्क्रू कन्वेयर लगा हुआ है। साइलो 2 से भी चलाने के लिए 2 बेबिन या 1 स्क्रू कन्वेयर दिया हुआ है। हम जिस साइलो को भी लेंगे लाइन पे उसी साइलो का बेबिन और स्क्रू कन्वेयर लाइन पे आएगा। जब स्टार्ट करेंगे तो दूसरे साइड का नहीं आएगा। तो स्टार्ट करने के लिए हमारा सब जितने भी इसमें वाल हैं, जितने भी इक्विपमेंट है, सारे ऑटो मोड में रहने चाहिए। उसका यहाँ पे सेट पॉइंट है। स्लरी कंसंट्रेशन 65 दिया हुआ है। हम 65-60% डाल सकते हैं। हम लोग नॉर्मली 65% स्लरी कंसंट्रेशन में चलाते हैं। ये डेंसिटी मीटर की रीडिंग दिया हुआ है। यहाँ पे जब पंप चलेगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। हम स्लरी डेंसिटी 1.481 तक चला सकते हैं। ये टोटल एस टू बी कितना हमको सेट पॉइंट रखना है, कितना 1 घंटे में एस चलाना है, कन्विंग करना है तो 160 TPS दिया सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम 160 TPS तक चला सकते हैं। एस कन्वर्ट थ्रू लोड सेल एक्चुअल में यहाँ कितना हो रहा है वो दिखा रहा है। वाटर रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, अगर हम 160 TPS 65% स्लरी कंसंट्रेशन रखे हैं तो वाटर रिक्वायरमेंट 86 चाहिए। अगर 60 रखे हैं तो 104 या 106 मीटर की फ्लो होना चाहिए। वाटर क्वांटिटी यहाँ पे दिखाता है हमारा एक्चुअल में कितना आ रहा है। 86 चाहिए तो अभी जैसे पंप बंद है तो वाटर वाल बंद है तो 0 आ रहा है। यहाँ पे एक फ्लो मीटर लगा रहता है वाटर का। यहाँ पे कंट्रोल वाल आता है वाटर कंट्रोल करने के लिए, फ्लो अगर डिक्रीज या इंक्रीज करना है तो। यहाँ पे टोटल एस कितना कन्वे हो गया, टोटल वाटर कितना कंज्यूम हुआ ये दिखाता है। ये स्टार्ट स्टॉप बटन है गेहूं पंप का। ये SCD पंप हमारा चल रहा है लेकिन उसका भी फीडबैक के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये पंप का मेन इमरजेंसी स्टॉप बटन है। ये बैक फिल्टर का टाइमर सेट करने के लिए है। बेबिन फॉल्ट रीसेट करने के लिए। ये RT टैंक का मेकअप वॉल है।
SCAD system comprises of the flowing sequence, SCAD sequence, feed sequence। SCAD sequence में मेजर कंपोनेंट होते हैं RT टैंक, सक्शन प्लेट वाल्व, चार्ज पंप, गेहूं पंप। फीड सीक्वेंस होता है बेबिन इनलेट आउटलेट वाल्व, स्क्रू कन्वेयर, बैक फिल्टर विथ फैन, एयर कंडीशनर, वाटर कंट्रोल वाल्व, ART एजिटेटर। ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। चेक बिफोर स्टार्टअप, गेहूं पंप स्टार्ट करने के लिए रेस्पेक्टिव क्या क्या हम पहले प्री चेक करेंगे। तो रेस्पेक्टिव साइलो लेवल 5 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए मैनुअल चेकिंग में। इंश्योरेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई ऑफ फ्लोइंग इक्विपमेंट, साइलो, रूट ब्लोअर, स्क्रू कन्वेयर, एजिटेटर, मोटर, SCAD, वाटर पंप, सील वाटर पंप, चार्ज पंप, एयर कंडीशनर, मतलब जितने भी ड्राइव हैं सभी के पावर से सप्लाई नॉर्मल होने चाहिए। ऑल PTW क्लोज होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेड प्रेशर 5 to 7 kg होना चाहिए, मतलब इंस्ट्रूमेंटेड कंप्रेसर चलता रनिंग में हो। इंश्योर दी रनिंग ऑफ सील वाटर पंप, सील वाटर पंप चल रहा है कि नहीं और सील प्रेशर 5 से 6 kg अवेलेबल है या नहीं चार्ज पंप के लिए। आइसोलेशन वाल ओपन कंडीशन ऑफ बेबिन के जितने भी बेबिन के जो बेबिन लाइन में लेना है उसके प्लेट वाल ओपन होने चाहिए। मेन पावर सप्लाई सोर्स टू गेहूं पंप ऑक्सिलरी सिस्टम इज ऑन, स्विच ऑन द मेन पावर टू VFD कंट्रोल मेन मोटर। चेक द प्री चार्ज प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन पल्सेशन डैम्पनर इज एक्टिक्यूट, 12 kg से ज़्यादा होना चाहिए जो पल्सेशन डैम्पनर का नाइट्रोजन प्रेशर है। चेक आयल लेवल ऑफ पावर इन प्रोपलिंग लिक्विड एंड गियर बॉक्स लिक्विड 65 to 77% ड्यूरिंग आइडल कंडीशन, अगर पंप बंद है तो 70% ऑयल लेवल होना चाहिए। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ वन पर्सन इन एच डाइक फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ गेहूं पंप डिस्चार्ज, एक पर्सन को वहाँ पे डाइक पे रखना है स्टार्ट करने से पहले ताकि वो स्लरी लाइन से चेक कर सके हाँ पानी आ रहा है कि नहीं स्टार्ट करने से आइस फीडिंग लेने से पहले। अब स्टार्ट सीक्वेंस, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ART टैंक को फिलअप करेंगे 50% लेवल तक। साइलो रूट ब्लोअर इंश्योर स्टार्ट करवाएंगे अगर बंद है तो। सील वाटर पंप शुड बी रनिंग कंडीशन विथ प्रेशर 5 to 6 kg, तो सील वाटर पंप तो नॉर्मली चलता रहता है बाकी इक्विपमेंट के लिए। उसके बाद स्टार्ट ऑल ऑक्सिलरी मोटर ऑफ गेहूं पंप फ्रॉम स्काडा बाय प्रेसिंग दी प्री स्टार्ट बटन। जो गेहूं पंप के ऑक्सिलरी मोटर होते हैं प्रोपलिंग ऑयल पंप, लूब ऑयल पंप और एयर फैन, इनको प्री स्टार्ट कमांड देके स्काडा से स्टार्ट करेंगे। चेक ऑल परमिसिव शुड बी हेल्दी इन प्री कंडीशन फॉर फ्लाई एश फीड सीक्वेंस एंड SCAD सीक्वेंस। फ्लाई एश फीड सीक्वेंस और SCAD सीक्वेंस के सारे परमिसिव हेल्दी हुए कि नहीं स्काडा पे हम चेक करेंगे। उसके बाद बेबिन के लो और हाई लिमिट सेट करेंगे, जैसे लो लिमिट 0.2 सेट कर दिए, हाई लिमिट 3.8 टन, तो मैक्सिमम हाई लिमिट 3.8 टन ही सेट कर सकते हैं। सेट गेहूं पंप SPM मिनिमम, गेहूं पंप का SPM सेट करेंगे 5 SPM। स्टार्ट SCAD सीक्वेंस, देन चार्ज पंप विल स्टार्ट फर्स्ट एंड आफ्टर गेहूं पंप विल स्टार्ट व्हेन गेटिंग सक्शन प्रेशर 1.5 kg। सबसे पहले हम लोग SCAD सीक्वेंस को स्टार्ट करेंगे, फीड सीक्वेंस को स्टार्ट नहीं करेंगे, केवल SCAD सीक्वेंस को स्टार्ट करेंगे। जब SCAD सीक्वेंस को स्टार्ट करेंगे तो पहले चार्ज पंप का प्लेट वाल ओपन होगा, चार्ज पंप का प्लेट वाल का ओपन लिमिट आ गया तो चार्ज पंप स्टार्ट होगा। उसके बाद गेहूं पंप के सक्शन में 1.5 kg से प्लस प्रेशर आ गया तो SCAD सीक्वेंस रनिंग नॉर्मल, देन स्टार्ट फ्लाई एश 1.5 kg आ गया तो फिर गेहूं पंप भी स्टार्ट हो जाएगा। गेहूं पंप स्टार्ट हो गया, SCAD सीक्वेंस नॉर्मल चल रहा है, वहाँ पे डाइक पे भी देख लिए कहाँ पानी आ गया। उसके बाद आफ्टर SCAD सीक्वेंस रनिंग नॉर्मल, देन स्टार्ट फ्लाई एश फीड सीक्वेंस। एजिटेटर, एयर कंडीशनर, स्क्रू कन्वेयर एंड बेबिन इनलेट आउटलेट डोम वाल विल स्टार्ट इन सीक्वेंस। इंश्योर फ्रॉम एश पॉन्ड पर्सन दैट वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पाइप। वहाँ पे ऑपरेटर्स इंश्योर करेंगे, SCAD सीक्वेंस के ही बाद इंश्योर करेंगे, पानी आ गया तो पानी आने के बाद ही हम फीड सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। इंश्योर वाटर कंट्रोल वाल इज इन ऑटो, जो वाटर का कंट्रोल वाला है इंश्योर करेंगे ऑटो में है या नहीं ताकि फ्लो हमारा मेंटेन रहे 86 मीटर क्यूब का। एज टू वाटर रेशियो शुड बी मेंटेन 65 से 35 मैक्सिमम। राइज स्पीड ऑफ गेहूं पंप अकॉर्डिंगली। अब धीरे धीरे जो SPM हम 5 सेट करके स्टार्ट किए थे तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 5 से 10 करेंगे, 10 से 15 20 से करेंगे, इस तरह से 10-10 करके बढ़ाएंगे। एक ही बार इसलिए SPM नहीं बढ़ाते, अगर स्ट्रोक बढ़ गया तो प्रोपलिंग ऑयल लिक्विड फेलियर भी अलार्म आ जाता है। मॉनिटर इस डेंसिटी ऑफ स्लरी एट मेंटेन 1.481 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डेंसिटी मॉनिटर करते रहना है, 1.481 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए।
ये हम रनिंग कंडीशन में क्या क्या चेक पॉइंट हैं दिया हुआ है। ERT लेवल हमको कंटिन्यूस मॉनिटर रखना है। इंश्योर स्मूथ आप रनिंग ऑफ चार्ज पंप। गेहूँ पंप सक्शन प्रेशर 2 kg से ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मल रनिंग में। गेहूँ पंप डिस्चार्ज प्रेशर चेक करते रहना चाहिए। 20 kg तक लेके जाना है, 25 kg तक नॉर्मल। अगर हमारा अलार्म 50 kg तक डिस्चार्ज प्रेशर जा रहा है, तुरंत ये आइस फीडिंग को स्टॉप करेंगे और फ्लशिंग स्टार्ट कर देंगे पंप का। गेहूं के मेन मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर 120 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। गेहूं मेन मोटर बेयरिंग टेम्परेचर 80 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ऑयल लेवल ऑफ लूब ऑयल एंड प्रोपिलिन लिक्विड शुड बी सेंटर लाइन ऑफ व्यू ग्लास। प्रोपिलिन लिक्विड प्रेशर नॉर्मल रनिंग में सेंटर लाइन तक होना चाहिए। ऑयल लेवल ऑफ लूब ऑयल एंड प्रोपिलिन लिक्विड ऑयल। प्रोपिलिन लिक्विड प्रेशर 9 से 15 kg होना चाहिए। लूब ऑयल प्रेशर 1 to 1.2 kg। एनी अलार्म प्रेसिस्टिंग इन PLC चेक करते हैं कोई अलार्म तो नहीं आ रहा PLC पे। बॉडी टेम्परेचर ऑफ सक्शन डिस्चार्ज वाल्व मॉनिटर रखना है। एनी फ्रीक्वेंट फिलिंग एंड आउटलेट सिग्नल इन PNC। फिलिंग एंड आउटलेट सिग्नल्स वंस इन एवरी हावर नॉर्मल। अगर बार बार फिलिंग आ रहा है वहाँ पे PLC जो HMI पैनल रहता है वहाँ पे फ्रीक्वेंट फिलिंग का अलार्म आ रहा है तो उसको चेक करना है। एनी abnormal साउंड फ्रॉम पंप गियर बॉक्स गेहूँ पंप सक्शन एंड डिस्चार्ज वाल्व। एनी लीकेज ऑफ ऑयल एनी लीकेज ऑफ एस फ्रॉम डोम वाल्व स्क्रू कन्वेयर एस कंडीशनर चेक करता रहना है सब। स्टॉप सीक्वेंस है। स्टॉप सीक्वेंस करने के लिए सबसे ये भी हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉप सीक्वेंस। स्टॉप सीक्वेंस में ही लड़के गड़बड़ करते हैं, ऐसी फीडिंग रोक करके फ्लशिंग होते रहने देते हैं जिसकी वजह से फ्लशिंग टाइम बढ़ जाता है। स्टॉप सीक्वेंस में सिंपल सा है। प्रेस स्टॉप बटन फ्रॉम स्काडा। आफ्टर प्रेसिंग स्टॉप बटन एस फीडिंग विल स्टॉप देन स्क्रू कन्वेयर एंड एस कंडीशनर विल स्टॉप सीक्वेंस। अगर स्टॉप बटन दबाए हैं स्काडा पे तो सबसे पहले फीडिंग स्टॉप होगा। फीडिंग स्टॉप होने के बाद स्क्रू कन्वेयर बंद होगा, एस कंडीशनर बंद होगा सीक्वेंस में। देन वाटर वाल्व विल क्लोज। उसके बाद वाटर वाल्व क्लोज हो जाएगा। फिर ERT लेवल जब तक 30% से नीचे नहीं आता तब तक वाटर वाल्व क्लोज रहेगा। देन मेकअप वाटर वाल्व ऑफ ERT विल ओपन। 30% से लेवल डाउन आ गया तो उसका मेकअप वाल्व ओपन होगा, मेन वाटर वाल्व ओपन नहीं होगा। मेकअप वाल्व ओपन होगा और डिस्चार्ज लाइन फ्लशिंग स्टार्ट हो जाएगी। हम 1 आवर जैसे टाइमर डाला है, जितना भी डाल कर रखें 2 घंटे 3 घंटे। इंश्योर फ्रॉम एस पाउंड पर्सन डैट क्लियर वाटर इज कमिंग थ्रू रेस्पेक्टिव पाइप। उसके बाद डाइक पे जो पर्सन है उससे बात करेंगे कि हाँ पानी इसमें क्लियर वाटर हो आ रहा है कि नहीं, लाइन क्लियर हुई या नहीं। आफ्टर लाइन फ्लशिंग मेकअप वाल्व विल क्लोज देन ERT लेवल विल गो डाउन अप टू 15%। लाइन फ्लशिंग होने के बाद ERT लेवल को मेकअप वाल्व क्लोज कर देंगे और ERT लेवल को 50% पे लाएंगे। ऑटो में ही सब कुछ होगा। आफ्टर ERT लेवल 15% गेहूँ पंप विल स्टॉप इन ऑटो विथ रिड्यूसिंग SPM इटसेल्फ। SPM अपने आप को रिड्यूस करेगा पंप और जब 0 SPM ला के गेहूँ पंप को बंद कर देंगे। स्टॉप SCD वाटर। उसके बाद सारा पंप जब बंद हो गया गेहूँ पंप तो SCD वाटर पंप जो चलवाए थे उस पंप को भी बंद कर देंगे। थैंक यू।